जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उपन्यास के क्षेत्र में इनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपने उपन्यासों में उन्होंने आज के समाज, रूढ़ि परंपरा एवं रीति रिवाजों का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। ये नारी स्वातंत्र्य की प्रबल समर्थक रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज के जीवंत प्रश्न तथा अंधविश्वास का खंडन करते हुए अपने लेखन के माध्यम से प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार करके समाज को सुधारने के प्रयत्न किए हैं। उनकी कृतियाँ विशिष्ट, प्रभावशाली, दोहराव से मुक्त होने के कारण हिंदी कथा साहित्य में विशेष स्थान बना चुकी है। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए उन्हें वर्ष 2017 में हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिंदगी नामा उपन्यास के प्रमुख पात्रों पर यदि हम दृष्टि डालें तो पाते हैं, साहनी इस उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है जो बड़ी हवेली की मालकिन है। वह जमींदार शाहजी की पत्नी तथा हिंदू परिवार की स्त्री है। वह अपनी गरिमा के अनुकूल कुशल एवं सहिष्णु, धार्मिक, परिश्रमी, व्यवहार कुशल और आदर्श पत्नी है। शाहजी एक गांव के जमींदार हैं। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। साहनी उनकी दूसरी पत्नी है। महरी चाची गांव की एक महिला पात्र है जो साहनी के प्रति वात्सल्यपूर्ण भाव रखती है। उसकी इच्छा है कि साहनी शीघ्र ही माँ बने। लाली शाह साहनी तथा शाहजी का पुत्र है जो उनके विवाह के कई वर्षों बाद हुआ है। राबिया लाली शाह की देखभाल करती है। वह शाहजी के प्रति आकर्षित है। इनके अतिरिक्त शाहजी के छोटे भाई काशी शाह और भाभी बिंद्रायणी, फतेह, सीरी आदि अन्य पात्र हैं जो कथा के विकास में सहायता करते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास की समीक्षा। कृष्णा सोबती अविभाजित पंजाब मूल की लेखिका है। जिंदगी नामा वर्ष 1979 उनका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब अंचल में रहने वाले लोगों की जिंदगी का जीवंत इतिहास प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में मुख्य रूप से विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का अद्भुत पुनः सृजन करते हुए वहाँ के शांत एवं सद्भावनापूर्ण जीवन को चित्रित किया गया है। वास्तव में यह उपन्यास पारंपरिक उपन्यास से भिन्न है। इसमें ना कोई नायक है, ना कोई खलनायक, सिर्फ लोग हैं। यह उपन्यास जीवन अनुभव के अनुसार अपना ढांचा स्वयं बनाता है। इस उपन्यास का कथानक खेतों की तरह फैला, सीधा साधा तथा धरती से जुड़ा हुआ है। उपन्यास में कथा तो कम है परंतु दृश्यों का एक निरंतर क्रम है। लेखिका ने पंजाब के डेरा जट्टा गांव की यादों को दृश्य में बांधकर प्रस्तुत किया है। उस गांव में बसे हिंदू, मुसलमान और सिख समुदाय की जिंदगी के अनेक चित्रों को सांस्कृतिक बिंब के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास की कथा शाहजी के परिवार के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। शाहजी गांव के जमींदार हैं जिसकी गांव में बहुत प्रतिष्ठा है। उनकी दूसरी पत्नी साहनी बहुत नेकदिल स्त्री है जिसे विवाह में कई वर्षों के बाद भी संतान नहीं होती। सभी चाहते हैं कि साहनी माँ बने। महरी चाची उसके लिए दुआएं करती है। कुछ समय बाद साहनी एक पुत्र को जन्म देती है जिससे सारे गांव में उत्सव का माहौल होता है। सभी को भोजन कराया जाता है तथा नाच गाने का आयोजन होता है। लेखिका ने यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार विभिन्न संप्रदायों के लोग एक साथ खुशियाँ मनाते हैं तथा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उपन्यास में शाहजी के परिवार को केंद्र में रखकर प्रेम कथाओं, लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी उत्सव के चित्र और अनेक कहानियों का वर्णन हुआ है। आलोच्य उपन्यास में लेखिका ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के द्वारा पंजाब के रहन सहन तथा रीति रिवाज को जीवंत कर दिया है। तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वासों जैसे लड़का होने पर मिठाइयाँ बांटना, बच्चे के माथे पर काला टीका लगाना, जच्चा के सिरहाने लोढ़ा रखना, बच्चे के मदरसे जाते समय 7 घरों से भिक्षा मांगकर शिक्षा पूरी करना आदि रीति रिवाजों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया गया है। उपन्यास में गांव के जीवन का हर पहलू जीवंत रूप में चित्रित है।
वास्तव में जिस प्रकार प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा उत्तर भारत के गांवों का जीवंत चित्रण किया है, उसी प्रकार इस उपन्यास में पंजाब के गांव के चित्र द्वारा संपूर्ण पंजाब प्रदेश के जीवन को प्रस्तुत किया गया है, जो लेखिका के मातृभूमि के प्रति प्रेम का परिचायक है। आलोच्य उपन्यास में मानव संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है। भाई बहन, साहूकार किसान, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान के कटु तथा प्रेममय संबंधों को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में स्त्री के माता रूप को महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रामीण जन के मनोरंजन के लिए लोक नृत्य, लोकनाट्य तथा पर्व उत्सव आदि का वर्णन हुआ है। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का प्रेम, झगड़ा, औरतों का सोतिया डाह, प्रतिशोध, हत्या, जमीन जायदाद का सवाल, फौजी जीवन, इन सब घटनाओं का इतना सटीक और सजीव ढंग से वर्णन हुआ है कि पाठक भूल जाता है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है या देख रहा है। इस सजीव चित्रण को पढ़कर इस बात का आश्चर्य होता है कि साहित्य में मनुष्य के मनोभाव और व्यवहार की छवि इतने करीब तथा ठीक ढंग से उतारी जा सकती है। इस उपन्यास में पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा चरित्र सृष्टि की गई है। इसी कारण उपन्यास में डेरा जट्टा गांव ही प्रतीकात्मक चरित्र बन गया है। लेखिका ने पंजाब की साझा संस्कृति, पारिवारिक सामाजिक मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम तथा पारस्परिक राग विराग को ही चरित्र के रूप में उकेरा है। परिवेश के यथार्थ और जीवंत चित्रण के लिए भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। इसी कारण भाषा में एक विलक्षण स्फूर्ति है। जिंदगी नामा में लेखिका का उद्देश्य पंजाब अंचल में बहते हुए जीवन को चित्रित करना तथा रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार कर समाज सुधार करना है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने बताना चाहा है कि एक बंटवारा एक भूखंड को दो कर दिए जाने की घटना भर नहीं है, बल्कि एक बुनियादी त्रुटि है, एक विष बेल है जो दोनों टुकड़ों में फलती फूलती तथा फैलती है। मानवीय स्वातंत्र्य और रूढ़ि का प्रतिरोध कृष्णा सोबती के इस उपन्यास की मौलिक विशेषता है। अतः जिंदगी नामा ऐसा उपन्यास है जिसने हिंदी के आधुनिक लेखन के प्रति पाठकों का विश्वास उत्पन्न किया। इस उपन्यास में कृष्णा सोबती ने न केवल अपनी पूर्व सीमाओं का अतिक्रमण किया है, बल्कि पंजाबी लहजे और साहसिक वर्णन का भी सृजनात्मक उपयोग किया है। उन्होंने यह कार्य इतने बड़े पैमाने पर किया है जितने बड़े पैमाने पर हिंदी कथा साहित्य में पहले कभी नहीं किया गया है। इस उपन्यास का महत्व केवल इस दृष्टि से नहीं है कि लेखिका अपनी सीमाओं से बहुत आगे निकल जाती है, बल्कि इस दृष्टि से है कि उन्होंने एक ऐसे उपन्यास की रचना की है जो हिंदी उपन्यास की सीमाओं को भी बहुत विस्तृत करता है।